अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम ऑर्गेनेली डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसको ब्रेन ऑफ सेल हम क्यों बोलते हैं? जैसा कि हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस कंट्रोल हो रहे होते हैं, जो कुछ भी होना होता है उसका सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है, ब्रेन ही सबको कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होनी होती है उन सबको न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कब हुई थी और किसने की थी। इसकी डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था रॉबर्ट ब्राउन। 1831 के अंदर उसने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है। हमने जो है वैक्यूल वाले टॉपिक के अंदर भी डिस्कस किया था कि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस की जो लोकेशन है वो सेंटर में होती है, सेंट्रल लोकेशन होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर इसकी लोकेशन जो थी वो होती है पेरिफेरी की तरफ। पेरिफेरी की तरफ क्यों होती है हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेंटर में लार्ज वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल की वजह से जो है प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी की तरफ पुश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के नंबर की कि किस नंबर के अंदर ये मौजूद होते हैं। ठीक है, ये एक नंबर में भी हो सकते हैं, एक न्यूक्लियस भी हो सकता है। एक न्यूक्लियस होगा तो हम उसे बोलेंगे मोनोन्यूक्लिएट। अगर हमारे पास सेल के अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद होंगे, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे बाई न्यूक्लिएट। और अगर दो से ज़्यादा हैं, ठीक है, मोर देन 2, तो हम उसे पॉली न्यूक्लिएट भी बोल सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट भी। ठीक है, दो से ज़्यादा हो गया, मल्टी मीन्स मैनी। न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है हमारे पास? इसकी शेप हमारे पास स्फीरिकल भी हो सकती है या इर्रेगुलर हो सकती है। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस हमारे पास विजिबल कब होता है। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि सेल की हमारे पास दो फेजेस होती हैं। एक डिवाइडिंग फेज़ होती है जिसके अंदर सेल डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, और एक हमारे पास होती है नॉन डिवाइडिंग फेज़। हमने पढ़ा था कि डिवाइडिंग फेज़ के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, और जो क्रोमैटिन मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर, हम अभी पढ़ेंगे कि क्रोमैटिन मौजूद होता है। ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूक्लियस का तब पढ़ेंगे हम, वो भी क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है लेकिन नॉन डिवाइडिंग फेज़ के अंदर न्यूक्लियस विजिबल होता है। तो अगर हमें न्यूक्लियस को विजिबल देखना है तो हम उसको नॉन डिवाइडिंग फेज़ के अंदर देखेंगे। लास्ट में हम देख लेते हैं न्यूक्लियस की केमिकल कंपोजिशन, उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस के केमिकल कंपोजिशन में हमारे पास क्या क्या मौजूद होता है? एक तो डीएनए मौजूद होता है, ठीक है, आरएनए मौजूद होता है, और हमारे पास कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। प्रोटीन्स और इंजाइम्स वगैरह मौजूद होते हैं। ये है हमारे पास केमिकल कंपोजिशन न्यूक्लियस की। नेक्स्ट हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, फिर हम उनको डायग्राम से भी स्टडी कर लेते हैं। एक तो हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है हमारे पास, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास होता है न्यूक्लियोलस, और लास्ट में हमारे पास मौजूद होता है क्रोमोसोम, या हम क्रोमैटिन मटेरियल कह सकते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल जो है हमारे पास नॉन डिवाइडिंग फेज़ के अंदर होता है, डिवाइडिंग फेज़ के अंदर क्रोमोसोम बन जाता है। अब ये हमारे पास है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले न्यूक्लियस का हमने ये बात हम डिस्कस करना भूल गए कि ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। ठीक है, हम हर ऑर्गेनेली को देखते हैं कि इसके बाहर दो मेम्ब्रेन मौजूद हैं या एक मौजूद है। तो न्यूक्लियस के बाहर जो है
वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दो मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिया। ठीक है, ये इसकी है आउटर मेम्ब्रेन और ये इसकी है इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, हमने ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टॉपिक के अंदर पढ़ा था, जब हमने उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, दो मेम्ब्रेन होगी क्योंकि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये जो हमारे पास इसके अंदर मैट्रिक्स मौजूद है, इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना हमारे पास न्यूक्लियस की, ये हमारे पास बाहर साइटोप्लाज्म मौजूद है, उससे सेपरेट कर रही होती है न्यूक्लियस को। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद कंटेंट को प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब ये हमारे पास ये कुछ पोर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये जो पोर्स हैं ये कुछ जगहों के ऊपर जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज़ हो रही होती है, उसकी वजह से ये बनते हैं। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन की इंटरवल्स के ऊपर, मतलब थोड़े थोड़े वक्फे के ऊपर जो है वो फ्यूजन हो रही होती है, इसे हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। ये न्यूक्लियर पोर है, ये भी न्यूक्लियर पोर है, ये भी न्यूक्लियर पोर है और ये भी। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये होता है कि न्यूक्लियस के अंदर कोई भी मटीरियल है, उसने अगर मूव करके बाहर साइटोप्लाज्म में आना है तो वो न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए मूव करके बाहर आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर मौजूद था जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस हमारे पास डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है। इसके हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक ये जो आउटर है इसे पेरिफेरल रीजन बोलते हैं, इसे हम पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया बोलते हैं, और अंदर वाले को सेंट्रल फिब्रल एरिया। जो हमारे पास पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया होता है, इसके अंदर राइबोसोम की फॉर्मेशन के लिए कंटेंट मौजूद होता है। मींस जो भी सामान चाहिए होता है राइबोसोम की फॉर्मेशन के लिए वो इसके अंदर मौजूद होता है। लेकिन जब राइबोसोम बन जाते हैं तो फिर वो इसके अंदर आ जाते हैं, सेंट्रल फिब्रल एरिया के अंदर। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने राइबोसोम के टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री होती है राइबोसोम, और राइबोसोम सिंथेसिस की फैक्ट्री होती है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो राइबोसोम फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे राइबोसोम बनते हैं। उसके बाद ये मूव करके न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। ठीक है, और हमने जो ये जो न्यूक्लियर पोर्स पढ़े हैं ना, न्यूक्लियर पोर्स हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं और दूसरे हमारे पास नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स वो होते हैं कि जिनका फंक्शन अभी तक स्पेसिफाई नहीं हुआ होता, जैसे एक्स सेल्स वगैरह। ठीक है, और डिफरेंशिएटेड सेल्स हमारे पास वो सेल्स होते हैं जिनको पता होता है कि उन्होंने अपना क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह। ठीक है, तो जो हमारे पास नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जैसे एग्स वगैरह, उसके अंदर 30,000 तक न्यूक्लियर पोर्स मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, जबकि जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जिनको पता है कि उन्होंने अपना क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, उनके अंदर 3 से 4 न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ये MCQ के लिए बात आपने याद रखनी है। और इनका फंक्शन मैंने बता दिया कि अंदर वाले मटेरियल को न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में मूव करवाना, उनको ट्रांसपोर्ट करवाना, वो न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन है। अब हमारे पास ये जो आपको ये मटेरियल नज़र आ रहा है, इससे हम क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। ये क्रोमैटिन इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमने न्यूक्लियस की डायग्राम ड्रॉ की है ये नॉन डिवाइडिंग फेज़ के अंदर। ठीक है, लेकिन जब डिवाइडिंग फेज़ के अंदर जाएगा तो ये क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम के हमारे पास दो आर्म्स होते हैं, ये लार्जर आर्म है, ये स्मॉलर आर्म है। ठीक है, दोनों आर्म्स एक दूसरे के साथ जिस रीजन पे कनेक्ट हो रहे होते हैं उसे हम सेंट्रोमियर रीजन बोलते हैं। ठीक है, दो आर्म्स हैं और ये सेंट्रोमियर रीजन है। इस क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास DNA मौजूद होता है, प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, DNA के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। ठीक है, जीन्स के फॉर्म में। ठीक है, कि जो नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती है। अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक नॉर्मल सेल होते हैं जिन्हें हम सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं, और दूसरे हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास जर्म सेल्स होते हैं।
ठीक है। जर्म सेल्स हमारे पास वो होते हैं स्पर्म्स और एग्स, ठीक है। सोमैटिक सेल्स में हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं ना वो डिप्लॉयड होते हैं। मीन उनके अंदर जो है डिप्लॉयड को यूँ शो करते हैं हम 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। लेकिन जर्म सेल्स के अंदर जब हमारे पास वो हैप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। हैप्लॉयड क्यों होते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होनी होती है स्पर्म 23 क्रोमोसोम लेके आता है प्लस एग के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और ये दोनों की जब फ्यूजन होती है ज़ाइगोट बनता है तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स पूरे हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनके अंदर हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड को हम खाली एन से शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास MCQs के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है कि किसके अंदर कितने क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर जो है 26 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ह्यूमन की बात कर ली, ह्यूमन में अभी मैंने बताया 46 होते हैं, 23 फ्रॉम मेल एंड 23 फ्रॉम फीमेल। उसके बाद चिंपैंजी के अंदर हमारे पास 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये बातें जो हैं वो MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई के अंदर हमारे पास होते हैं ओनली 8 क्रोमोसोम्स। और हमारे पास जो पोटैटो है, पोटैटो के अंदर होते हैं 48 क्रोमोसोम, ठीक है। गार्डन पी है हमारे पास, गार्डन पी के अंदर हमारे पास होते हैं 14 क्रोमोसोम्स। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है अनियन। अनियन के अंदर हमारे पास कितने होते हैं 16 क्रोमोसोम्स, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो हमारे पास फ्रूट फ्लाई उसके अंदर 8 ही है, मैंने बता दिया, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कोई फ्रूट फ्लाई बोलते हैं हम, ठीक है। ये थे हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज़म्स और प्लांट्स वगैरह जिनके अंदर हमने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स देखे हैं।